हाय, हम इन्वेस्टर कम्युनिटी ये अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए बिजनेसेस को इनिशियल स्टेज पर स्टडी करके कंसीडर करने की जरूरत होती है। तो वो इनिशियल स्टेज बिजनेसेस के एस्टेब्लिश होने के कुछ टाइम बाद हो सकता है, बट इनिशियल स्टेज पर बिजनेस रिलेटेड इनसाइट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होते एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट का साइज भी काफी छोटा रहता है। तो इसलिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ हद तक जो अप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है वो लिस्टिंग के बाद का ही रहता है। यहाँ DRHP में हमें कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं, बट इस स्टेज पर भी हमारे पास बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। कुछ 4 से 5 सालों तक का ही ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हमें नहीं पता होता है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर क्राइसिस के टाइम मैनेजमेंट ने कैसे स्टेप्स लिए थे, बिजनेस के ऊपर कितना इंपैक्ट आया था या मैनेजमेंट ने उस इंपैक्ट से बिजनेस को कैसे बचाया था। तो इसलिए IPO के इमीडिएट बाद भी किसी बिजनेस को स्टडी करना काफी चैलेंजिंग रहता है, बट हम कोशिश करेंगे कि इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही कुछ क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। वैसे तो जो न्यूली लिस्टेड स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस की लिस्ट है इसमें 7 to 8 बिजनेस आते हैं, बट इस वीडियो में हम कुछ ही बिजनेसेस को स्टडी करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम कोशिश करेंगे कि बचे हुए बिजनेसेस को भी आने वाले वीडियोस में कवर कर दें। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, डायरेक्टली बिजनेसेस पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स हो या फिर IPOs हो, ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग कैटेगरीज रहती हैं यहाँ पर ग्रोथ हमें काफी हाई देखने को मिल सकती है, बट प्रॉब्लम यह है कि इनके बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डिस्कवरी सेक्शन में ले जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे हमें मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट्स मिलेंगे, कहीं पर हमें रेवेन्यू के टारगेट्स मिलेंगे एंड और भी कई सारे ग्रोथ ट्रिगर्स मिल सकते हैं। एंड ये लिस्ट काफी लंबी भी है, किसी भी बिजनेस को क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। आप एक्सीलेंट रिजल्ट्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं, ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कौन से स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स कितनी ऑर्डर बुक लेके बैठे हुए हैं, रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या फिर प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं कि किन स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन इज बना माय फेवरेट। यहाँ पर अलग अलग स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के 8 बजे बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। उसके बाद IPOs में डिसीजन मेकिंग के लिए हम IPO सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं एंड पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें सारे अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए हमें मिल जाता है 5000 रुपीज में एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 1 ईयर के लिए मिल जाता है 365 रुपीज में। लेकिन जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए। साइन अप पर ये डिटेल्स भरने के बाद यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फर्स्ट इस इंडस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी हायर रहते हैं जिससे ये बिजनेसेस अच्छे कैश फ्लो जनरेट करते हैं एंड ऐसे बिजनेस काफी कंफर्टेबली इंटरनल एक्रूअल से एक्सपेंशन कर सकते हैं। इन्हें इक्विटी डाइल्यूशन या फिर डेट पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। तो इंडस्ट्री का नाम है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है ये फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में 18.9% के कैगर पर ग्रो की है एंड एक्सपेक्टेड है कि ये बाय फाइनेंशियल ईयर 29 16 to 18% के कैगर पर ग्रो कर सकती है, जिससे म्यूचुअल फंड्स के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 115 से 120 लाख करोड़ तक जा सकता है बाय फाइनेंशियल ईयर 2029। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो इक्विटी फंड्स हैं इसमें 23.1% के कैगर की ग्रोथ हुई है अप टू फाइनेंशियल ईयर 24 एंड फर्दर ये 20 से 21% के कैगर पर ग्रो कर सकते हैं। एंड ये जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है ये क्रिजिल का डाटा है। इक्विटी ड्रिवन फंड्स में ज्यादा ग्रोथ से एक कंक्लूजन ये भी बनता है कि जिन AMCs के AUM में इक्विटी फंड्स का कंट्रीब्यूशन हायर है वो कंपैरेटिवली फास्टर पेस पर ग्रो कर सकती हैं। तो बिजनेस जिसे हम कवर करने वाले हैं वो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन कैनरा बैंक एंड ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप। बिजनेस के ट्रिगर्स को डिस्कस करने से पहले हम IPOs के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टोटल इशू साइज है उसकी वैल्यू है 1326 करोड़ एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर कैनरा बैंक एंड ओरिक्स कॉर्पोरेशन दोनों ही अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं एंड वो इसलिए क्योंकि आज सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप के पास ही है एंड आज तक बिल्कुल भी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया गया है। तो इन माय ओपिनियन इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि बिजनेस को पूरी तरह से इंटरनल एक्रूअल से ग्रो किया गया है एंड ऑफ कोर्स एक सर्टेन पॉइंट पे कुछ इक्विटी डाइल्यूशन बनता भी है। सेबी रेगुलेशंस कहते हैं कि लिस्टेड बिजनेस के अंदर प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को 75% तक लाना होता है विद इन 1 ईयर। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर प्रमोटर्स को और भी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी जिससे ये सेबी नॉर्म्स को मीट कर पाए। तो IPOs के ऑब्जेक्टिव में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा है, तो क्योंकि बिजनेस को हमें एज अ होल देखना होता है तो इसलिए कुछ और डिटेल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो आज इस
एएमसी में अगर हम टोटल मिला ले तो 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इन नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि इन स्कीम्स को रन कैसे किया जा रहा है, मींस ये रिटर्न्स कैसे जनरेट कर रही हैं एंड नए एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने इनके पास आ रहे हैं। तो सारी एएमसीज में अगर हम देखें तो कैनरा रोबैको में हमें 48.8% के कैगर की ग्रोथ देखने को मिली है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 20 टू फाइनेंशियल ईयर 24 एंड ये पूरी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 5th हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। उसके बाद अगर हम एयूएम के साइज को भी देखें तो ये 1000 बिलियन के बेंचमार्क को पार कर चुके हैं दिसंबर 2024 में एंड इंडस्ट्री में ये 16th लार्जेस्ट एयूएम वाले प्लेयर हैं। ये सारे ही नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। उसका नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि किसके पास रेगुलर प्लान्स ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट प्लान अच्छे रहते हैं, लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर प्लान अच्छे रहते हैं, क्योंकि रेगुलर प्लान में एक तो एक्सपेंस रेशियो आ जाती है जो कि कंपनी दोनों केसेस में चार्ज करती ही है, चाहे वो डायरेक्ट प्लान हो या फिर रेगुलर प्लान हो, एंड इसके साथ रेगुलर प्लान्स में कुछ कमीशंस वगैरह भी रहती हैं। इट मींस जिसके टोटल एयूएम में रेगुलर प्लान्स का शेयर ज्यादा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बेटर होगी। तो कंपनी के केस में देखें तो 75.4% रेगुलर प्लान्स का कंट्रीब्यूशन है एंड ये पूरी इंडस्ट्री में 3rd हाईएस्ट है। उसका नेक्स्ट पैरामीटर जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करता है वो है टोटल स्कीम्स के अंदर इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कितना है। एंड बिगिनिंग में हमने देखा ही था कि इक्विटी स्कीम्स के अंदर जो ग्रोथ है ये फास्टर पेस पर हो रही है एज कंपेयर टू ओवरऑल इंडस्ट्री। तो इस कंपनी के केस में देखें तो ऑलमोस्ट सारा का सारा कंट्रीब्यूशन इक्विटी का ही है एंड टोटल परसेंटेज बनती है 93.3% एंड ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3rd हाईएस्ट शेयर है इक्विटी का। एक और क्राइटेरिया जो इंपैक्ट करता है वो ये कि एयूएम के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में काफी लंबे समय तक बने रहते हैं एंड वो बार बार स्विच नहीं करते हैं एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस। तो इस कंपनी के केस में देखें तो एयूएम के अंदर 48.8% कंट्रीब्यूशन रिटेल इन्वेस्टर्स का है एंड ये पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट साइड पर है। उसका नेक्स्ट पैरामीटर जो बिजनेस की स्ट्रेंथ को दिखाता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस कंपनी के केस में देखें तो ये 38.6% है जो कि ऑफकोर्स इंडस्ट्री में हायर तो नहीं है बट ठीक ठाक है। उसका नंबर्स में अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर 35% के कैगर से ग्रोथ हुई है लास्ट के 3 इयर्स में एंड प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है 47% के CAGR से, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट्स बनाती है ऑलमोस्ट सारा का सारा उसमें से कैश जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये कैश रिच कंपनी है। कैश रिच इसलिए भी है क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है एंड जो कैश रिच बिजनेस होते हैं वो इंटरनल एक्रूअल से ही ग्रो कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की फंडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस इंडस्ट्री का ये है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे एयूएम का साइज बढ़ता जाता है एंड जैसे जैसे नए कस्टमर्स आते जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप HDFC AMC का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो जो कि 2024 में 59% थे, ये बढ़कर 80% से पार जा चुके हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने मर्जी नए कस्टमर्स आते जाएं, आपको कोई नई टीम हायर नहीं करनी है रिसर्च के लिए, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है क्योंकि आप एक सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। उसका बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स बिजनेस के पास है 401 करोड़ के एंड बोरिंग उसके सामने नेग्लिजिबल है। जब स्टडी में हमें कोई बिजनेस अच्छा मिल जाता है तो हमारा अप्रॉक्स 70% के अराउंड काम हो जाता है एंड रेस्ट इज द वैल्यूएशन। तो कैपिटल मार्केट वाले जो बिजनेसेस रहते हैं उसमें प्राइस टू अर्निंग से हमारा काम नहीं चलता है क्योंकि जो राइट मैट्रिक्स है वैल्यूएशन को स्टडी करने का वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये बिजनेस इसकी टॉप लाइन में लास्ट के 3 इयर्स में 35% के कैगर की ग्रोथ हुई है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.98। इसे अगर हम HDFC AMC के साथ कंपेयर करें, यहां पर बिजनेस में ग्रोथ हुई है 3 इयर्स में 19% के कैगर से एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 16, मींस इसको वैल्यूएशन कंपैरेटिवली काफी हायर मिल रही है। वही अगर हम निप्पॉन लाइफ AMC के साथ कंपेयर करें तो बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो लास्ट के 3 इयर्स में हुई है 18% के कैगर से एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.6, जो कि कैनरा रोबैको के कंपैरिजन में हायर साइड पर है। ये जो वैल्यूएशन एंड ग्रोथ के एस्पेक्ट्स में डिफरेंस है कैनरा रोबैको का एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, इसका एक कारण इनकी छोटी मार्केट कैप भी है अलॉन्ग विद अदर मैट्रिक्स जो कि हमने स्टडी किए हैं। तो इसलिए इस बिजनेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर मार्केट से बिलोंग करता है, यानी कि यहाँ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है जिससे किसी भी जगह पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर या ऑफिस को क्विकली बिल्ड कर सकते हैं। किन एरियाज में इन शेल्टर्स का एप्लीकेशन होता है उसमें सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती है, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आता है, फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस आते हैं, इवेंट्स एंड एग्जीबिशन स्पेसेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, डाटा सेंटर एंड टेक्निकल हब्स हो गए, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स हो गई या फिर एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स। इंडिया की जो प्री फैब्रिकेटेड मार्केट है इसका प्रेजेंटली साइज है 465 से 485 बिलियन रुपीस एंड ये बाय फाइनेंशियल ईयर 30 बढ़कर 730 से 800 बिलियन रुपीस हो सकता है एंड ये 9 to 11% की ग्रोथ बनती है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस तरह की
की ग्रोथ काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है एंड यहाँ पर बिजनेसेस काफी हाई पेस पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्या रीजन है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के पीछे? उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहे। देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी है एंड कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स में बढ़ती हुई डिमांड है। तो बिजनेस का नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये दो तरह के बिजनेस वर्टिकल्स में काम करते हैं, जिसमें से फर्स्ट तो ऑफकोर्स प्रीफैब स्ट्रक्चर्स का है एंड सेकंड है ईपीएस पैकेजिंग का, यानी कि एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन पैकेजिंग का। इसमें ये मोल्डेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं जिनका क्रिटिकल पैकेजिंग में एप्लीकेशन होता है। प्रेजेंटली इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो दोनों ही बिजनेसेस को कैटर करती हैं। तो आईपीओस की डिटेल्स को देखें तो इसमें कुछ फ्रेश अलॉटमेंट है एंड कुछ है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू रहेगा 300 करोड़ का एंड 204 करोड़ के स्टेक को प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल किया जाएगा। तो ये जो 102 करोड़ एंड 58 करोड़ है, इसका यूज करेंगे ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। 70 करोड़ यूज किए जाएगा कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए एंड 54 करोड़ यूज किया जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो प्रेजेंटली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है फॉर प्रीफैब स्ट्रक्चर्स वो है 1,33,922 मैट्रिक टन पर एनम एंड एक्सपेंशन के बाद ये बढ़कर हो जाएगी 1,70,722 मैट्रिक टन पर एनम। मेरा जो ईपीएस पैकेजिंग की कैपेसिटी जो कि आज 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर्स है, ये बढ़कर 2.1 स्क्वायर मीटर्स हो जाएगी। इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, इसलिए बिजनेस के अंदर भी हमें टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि एक माइक्रो कैप होने के बावजूद कंपनी ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मींस कंपनी के प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में ही नहीं है बल्कि कंपनी के पास कैश भी आ रही है एंड ये काफी बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी बिजनेस के लिए। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स हैं 337 करोड़ के, बोरिंग्स जो कि 216 करोड़ है। ऑफ कोर्स आईपीओ के बाद ये बोरिंग थोड़ी नीचे भी आने वाली है क्योंकि आईपीओ से रेज किए गए कैपिटल से कुछ बोरिंग पे भी की जाएगी। उसके बाद बिजनेस के पास कैश इक्विवेलेंट्स भी काफी अच्छे हैं, दैट इज 156 करोड़ के। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी अच्छी हैं, चाहे वो आरओसीई हो या फिर आरओई हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स डिसेंट से हैं। वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है। तो बिजनेस ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है एंड छोटा साइज होने के बावजूद भी ज्यादातर पैरामीटर्स अच्छे हैं, इसलिए इस बिजनेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस हमने गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से पिक किया है। इंडस्ट्री में ग्रोथ ट्रिगर्स ये है कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। ये मार्केट शेयर काफी तेजी से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा भी रहा है एंड अभी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ का अच्छा स्कोप है। सेकंड, गोल्ड इंपोर्ट्स पर टैरिफ को भी 15% से घटाकर 6% कर दिया है, जो कि अगेन एक ग्रोथ ट्रिगर है। उसके बाद और भी कई सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, जैसे कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट होना एंड उसके बाद लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट में भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस इंडस्ट्री के बारे में एक और पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि ये इंडस्ट्री काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए किसी भी बिजनेस को इनिशियल स्टेज पर ग्रो करने के लिए या तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा एंड या फिर डेट उठाना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पर बिजनेसेस इतना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकते कि वो इंटरनल एक्रूवल से ग्रोथ को अचीव कर पाए। तो बिजनेस का नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, जो कि वाइड रेंज एंड वाइड टाइप्स ऑफ मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन ये कुछ लीडिंग रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि जोया लुकास हो गया, तनिष्क हो गया, मालाबार हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, इंद्रिया हो गया बाय आदित्य बिरला, जीआरटी ज्वेलर्स, कुबड़े ज्वेलर्स एंड मैनी मोर। कुछ क्लाइंट्स के साथ इनके रिलेशनशिप 10 to 12 ईयर से भी पुराने हैं। तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइज्ड मंगलसूत्र मार्केट है इसमें ये 6% ऑफ कंट्रीब्यूशन रखते हैं एंड ये स्टडी कैलेंडर ईयर 23 की है। तो मंगलसूत्र सेगमेंट में इन्होंने खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया है, जिया। होता क्या है कि अगर खुद की ब्रांड की मार्केट में एक्सेप्टेंस हो जाए तो बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन्स बेटर मिलते हैं। तो अपने मंगलसूत्र सेगमेंट को अच्छे से एस्टेब्लिश करने के बाद ये बाकी ब्राइडल प्रोडक्ट्स में भी एंटर करेंगे। तो कंपनी की एक्सपर्टाइज इस फील्ड में लास्ट के 4 डिकेड से है। मैनेजमेंट जो कि ऑफकोर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, 3rd जनरेशन बिजनेस को संभाल रही है, जो कि कुछ एम्बिशियस स्टेप्स भी ले रहे हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईपीओस के डिटेल्स कि रेज की गई कैपिटल से करेंगे क्या एंड किस तरह का इशू है। कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपना स्टेक को कम कर रहे हैं या फिर फ्रेश इशू है। टोटल जो इशू साइज है ये मिलियंस में दिया हुआ है, इसे अगर हम करोर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है समवेयर 359 करोड़। ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, मींस कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रमोटर अपने स्टेक को कम नहीं कर रहा है। तो फिर आखिरकार इस कैपिटल का यूज कहां किया जाएगा? तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए ये 280 करोड़ रुपीस यूज करेंगे एंड उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए समवेयर 79 करोड़ यूज करेंगे। कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इन्वेस्टर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, सिर्फ यही डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी बिजनेस के अंदर किसी की कैपिटल अच्छे से एप्रिशिएट हुई है, ऑफ कोर्स वो कुछ प्रॉफिट्स बुक करना कंसीडर करेगा ही। तो इसलिए हमें बिजनेस को कंसोलिडेशन में ही देखना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है कि 11 थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर्स के साथ टाई अप किया है एंड 42 ऐसी सिटीज को आइडेंटिफाई किया है। यहां पर ये पेनिट्रेट करेंगे एंड वहां की अनटैप्ड मार्केट को टैप करने की कोशिश करेंगे। आईपीओ के थ्रू जो भी फंड रेजिंग की गई है, इससे एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2
2 ईयर्स में 150 करोड़ की कैश प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि अगेन बिजनेस के अंदर डिप्लॉय की जाएगी एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये अपने बिजनेस को डबल करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस इनकी काफी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस इंडस्ट्री में थोड़े कम ही रहते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 129 करोड़ के एंड बोरिंग है 123 करोड़। ओवरऑल डेट टू इक्विटी बनती है 0.61, जो कि कंफर्टेबल जोन में है। रिसीवेबल्स थोड़े से बड़े हुए हैं। आने वाले क्वार्टर्स में देखना होगा कि मैनेजमेंट ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है इन रिसीवेबल्स को रिकवर करने के लिए। कैश फ्लोस को देखें तो जैसा कि हमने बिगिनिंग में कहा था कि ये इंडस्ट्री काफी कैपिटल इंटेंसिव है, यहां पर भी कैश फ्लोस अभी माइनस में है। इनफैक्ट जो स्काई गोल्ड लिमिटेड है, जो कि अगेन एक B2B प्लेयर है, इनकी मार्केट कैप अभी 5000 करोड़ के अप्रॉक्स है, ये भी नेट कैश पॉजिटिव होंगे आफ्टर मार्च 2026। उसका तो वैल्यूएशन जो कि इतने छोटे बिजनेस में ज्यादा रोल प्ले तो नहीं करती है, बट स्टिल इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है। एंड जिस तरह से बिजनेस के प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है, इसे हम अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड कैटेगरी में रख सकते हैं। बिजनेस अभी काफी इनिशियल स्टेज पर है एंड कई सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं एंड इसलिए इसके बारे में हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो इस बिजनेस को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो अगर डिस्कस किए गए बिजनेसेस में से सिर्फ एक ही बिजनेस को हमें फर्दर स्टडी करना हो तो प्रेजेंटली कैनरा रोबेको को फर्दर स्टडी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये स्टडी आपको अच्छी लगी है एंड आप चाहते हैं कि हम कुछ और न्यूली लिस्टेड बिजनेसेस को कवर करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।